अस्सलाम वालेकुम जी। ऑपरेटिंग सिस्टम में लेक्चर नंबर 2 है हमारा, और इसमें हम देखेंगे कि प्रोसेसेस क्या होते हैं। प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और प्रोसेस में और क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये हम देखेंगे। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोग्राम होता है वो एक पैसिव ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक पैसिव एंटिटी होती है, यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। और वो मतलब होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल है, लेकिन वो स्टोर होती है डिस्क में, और वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होती। जब वो प्रोग्राम एक्टिव फॉर्म में आता है फिर हम उसे कहते हैं ये प्रोसेस है। यानी कि जब आप उस प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर लोड करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तब हम उसे कहते हैं इट इज़ बिकम्स अ प्रोसेस। तो किसी भी प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर तो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो आप माउस क्लिक कर सकते हैं, या आप कमांड लाइन बेस में कमांड्स देके किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है और सिंपल आप उस पर डबल क्लिक करते हैं, वो ओपन होता है और फिर उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेसेस। तो कह रहे हैं कि जी कि एक प्रोग्राम जब आप उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं। प्रोसेस स्टेट है नेक्स्ट। प्रोसेस स्टेट का मतलब है कि एक प्रोसेस जो है वो अभी करंटली किस फेज़ में से गुजर रहा है, किस फेज़ में वो उसकी प्रोसेस स्टेट होती है। बेसिकली वी हैव 5 प्रोसेस स्टेट मॉडल। इसमें यह कि जब एक प्रोसेस आप क्रिएट करते हैं तो वो स्टार्ट के स्टेट में होता है या न्यू स्टेट में होता है, ठीक है। और जब आप उस प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लोड करते हैं तो वो रेडी स्टेट में आता है, ठीक है। यानी कि आपके पास कुछ प्रोसेस थे, आपने क्रिएट किए न्यू स्टेट में, फिर आपने उन प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लोड कर दिया तो वो प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गए। और रेडी स्टेट का मतलब है कि रेडी टू एग्जीक्यूट। फिर आप क्या करते हैं कि आप कुछ प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें CPU एलोकेट करते हैं और CPU ने फिर एग्जीक्यूट करता है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास हैं जी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी इतने प्रोसेस हैं, ठीक है। मैं ऐसे कोशिश करता हूँ मैक्सिमम जितना मैं ऐसे जूम कर सकूँ, ठीक है। हमारे पास ये 5 प्रोसेस हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप इसमें से एक प्रोसेस, मैंने फ़र्ज़ करें मैंने प्रोसेस 5 सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस है इट इज़ बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, और वो हम बाद में देखेंगे। हम CPU शेड्यूलिंग कहते हैं कि जी हम किस बेस पे इन प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं CPU एलोकेट करने के लिए। अच्छा, फ़र्ज़ करें फ़िलहाल के लिए कि आपने प्रोसेस 5 सेलेक्ट किया और आप उसे CPU आपने एलोकेट कर दिया, ठीक है। जब आप उसे CPU एलोकेट करेंगे तो इसे हम कहेंगे कि वो प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में आ गए, ठीक है। जब एक प्रोसेस को CPU मिल जाता है तो वो रनिंग स्टेट में होता है, यानी कि वो एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसकी। अब अगर वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा तो आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन वो प्रोसेस टर्मिनेट होता है, यानी ख़त्म हो जाता है। और समटाइम्स क्या होता है कि वो प्रोसेस जो है वो कहता है जी कि मैंने इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है, ठीक है। कोई प्रोसेस डिमांड करता है कि मैंने IO फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, इनपुट आउटपुट करना है। या वो प्रोसेस कहता है जी कि वो किसी और इवेंट का वेट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर हम उस प्रोसेस को वेट कंडीशन में डाल देते हैं, वेटिंग में डाल देते हैं कि ठीक है भाई, मतलब प्रोसेस 5 आपने लोड किया, मैं CPU एलोकेट किया, उसे CPU से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो प्रोसेस 5 कहता है जी कि मैंने इनपुट आउटपुट करना है। हम कहते हैं ठीक है भाई, जा तू IO परफॉर्म कर, वेट कर जाके। हम कोई अगला प्रोसेस फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 को उठाते हैं, ठीक है, और प्रोसेस 1 हम पहुंचा देते हैं कहाँ पे, रनिंग कंडीशन में ले आते हैं, CPU एलोकेट कर देते हैं उसे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस 5 हमने पहुंचाया था वेट स्टेट में, जब वो इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर लेगा
या वो जिस इवेंट का वेट कर रहा है वो इवेंट फुल हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसे दोबारा वेट से रेडी कंडीशन में डाल देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये 5 स्टेट्स हैं प्रोसेस की। अच्छा, अब हर प्रोसेस के पास अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, यानी कि अगर हमारे पास प्रोसेस 1 है तो प्रोसेस 1 के पास पीसीबी 1 होगा। ठीक है, अगर प्रोसेस 2 है तो प्रोसेस 2 के पास पीसीबी 2 होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हर प्रोसेस के पास एक अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। ठीक है, अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर उस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? इट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट सर्टेन प्रोसेस। ठीक है जी, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है इसमें? उस प्रोसेस की स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी कि उस प्रोसेस की अभी करंट स्टेट क्या है। इसमें प्रोग्राम काउंटर होता है, यानी कि जो कि इस चीज़ को काउंट करता है कि उस प्रोसेस की कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है और नेक्स्ट कौन सी करनी है हमने एग्जीक्यूट, यानी कि काउंटिंग कर रहा है उसकी। सीपीयू रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है। फिर जो मैंने आपसे बात की थी कि सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी होती है जी पीसीबी के अंदर। मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है और आईओ स्टेटस की इंफॉर्मेशन होती है पीसीबी के अंदर। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक पीसीबी में उस प्रोसेस के मुतालिक हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि सीपीयू कैसे स्विच करता है फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर आपने ये देखा हुआ है, जिसे हमने मल्टीपल प्रोसेसेस को एंटरटेन करना होता है। तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू फ्रीक्वेंटली एंड क्विकली, ठीक है, तेज़ी से और जल्दी से, और अक्सर ये काम होता है कि सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जंप करता है। अब देखें, फ़र्ज़ करें अभी ये प्रोसेस 0 एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ प्रोसेस 0, और फिर वहाँ पे क्या हुआ कि सिस्टम कॉल हुई या इंटरप्ट आ गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि वो प्रोसेस 0 की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टेट है उसकी, उसे सेव करेगा उसके पीसीबी के अंदर। ठीक है, और फिर अगला जो प्रोसेस था प्रोसेस 1, उसको लोड करेगा और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब देखें प्रोसेस 1 की जो इंफॉर्मेशन है वो उसने उसके पीसीबी से लोड की, यानी प्रोसेस 1 की इंफॉर्मेशन पीसीबी 1 से लोड की, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। अब जब दोबारा उसने स्विच करना है दूसरे प्रोसेस पे, वो क्या करेगा कि वो प्रोसेस 1 की इंफॉर्मेशन को सेव करेगा पीसीबी 1 के अंदर, और प्रोसेस 0 की इंफॉर्मेशन जो सी है वो पीसीबी 0 से लोड करेगा और दोबारा उसकी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, देखें यहाँ पे एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जब ये सीपीयू स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, तो फिर वो प्रोसेस को रीस्टार्ट नहीं करता, वो प्रोसेस को रिज्यूम करता है। यानी कि प्रोसेस को दोबारा वो 0 से नहीं चलाएगा, बल्कि जहाँ तक उसने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट करवाया था वहीं से उसे कंटिन्यू करवाएगा। ये होती है जी सीपीयू स्विचिंग, इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है। तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि सीपीयू को डिफरेंट प्रोसेस में स्विच करते हैं। ठीक है, और इस काम के लिए हमारे पास होता है प्रोसेस शेड्यूलर। प्रोसेस शेड्यूलर क्या करता है कि वो अवेलेबल प्रोसेसेस में से सिलेक्ट करता है कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब इन प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास शेड्यूलिंग क्यूज होती हैं, और शेड्यूलिंग क्यूज 3 तरह की हैं: जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू को हम वेटिंग क्यू भी कहते हैं। मैं दोबारा इस इमेज में आते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जी यहाँ पे जो आपके पास होती है, मैं रिकमेंड का साइज बड़ा करता हूँ 40। यहाँ पे आपके पास होती है जॉब क्यू। ठीक है, आपके पास जो रेडी स्टेट में क्या होती है, रेडी क्यू, और वेट स्टेट में होती है वेट क्यू, और डिवाइस क्यू भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, अब होता क्या है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोसेस हैं, प्रोसेस को हम जॉब्स भी कहते हैं।
तो वो सारी होती हैं जॉब पूल के अंदर, यानी कि एक ऐसी जगह कि जितने भी जिसमें सारे प्रोसेस आपके कंप्यूटर के, उसे जॉब पूल कहते हैं, और वो सारे जॉब क्यू के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस रेडी स्टेट में होंगे वो रेडी क्यू में पड़े होंगे, जो प्रोसेस वेट स्टेट में होंगे तो वो वेट क्यू या डिवाइस क्यू में पड़े होंगे। तो ये 3 तरह की हमारे पास शेड्यूलिंग क्यूज होती हैं कि इनमें हम डिफरेंट प्रोसेसेस को मेंटेन करते हैं, और जो प्रोसेस हैं वो फिर इन डिफरेंट क्यूज में माइग्रेट करते रहते हैं, यानी कि वो कभी जॉब क्यू में थे, जॉब क्यू से वो रेडी क्यू में चले गए, रेडी क्यू से कुछ प्रोसेस रनिंग स्टेट में से जाके तो डिवाइस क्यू में या वेटिंग क्यू में चले गए। तो इस तरह प्रोसेस जो हैं वो डिफरेंट क्यूज में जंप करते रहते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्यूइंग डायग्राम है, और इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे प्रोसेस का और रिसोर्सेज का क्या फ्लो होता है इसके अंदर। तो जब प्रोसेस जो से हैं वो रेडी स्टेट में आते हैं, यानी कि वो रेडी क्यू में आते हैं जब प्रोसेस, ठीक है, तो हम वन बाय वन वो प्रोसेस सीपीयू एलोकेट करते हैं, सीपीयू ने एग्जीक्यूट करता है। जब प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है तो वो सिस्टम से एग्जिस्ट कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, यानी कि एक प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया और फिर उसे वो टर्मिनेट हो जाएगा और वो सिस्टम से बाहर चला जाएगा। अगर वो प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है कि मैंने आईओ परफॉर्म करना है, मैंने इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है, तो उसे हम आईओ क्यू में डाल देते हैं, यानी कि जाओ भाई वेटिंग क्यू जो थी डिवाइस क्यू के जाएं जी आईओ परफॉर्म करें, वो आईओ परफॉर्म करेगा और आईओ परफॉर्म करके दोबारा वो रेडी क्यू में आएगा। इस तरह से अगर किसी प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो एक्सपायर हो जाता है, अगर हमने फिक्स किया हुआ है कि लिमिटेड टाइम के लिए ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो जब प्रोसेस का वो एग्जीक्यूशन का टाइम एक्सपायर होगा तो वो दोबारा से वो प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में आ जाएगा। इस तरह से अगर एक प्रोसेस जो है वो अपना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, ये जो फॉर्क है, फॉर्क कमांड हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। अब चाइल्ड प्रोसेस जब क्रिएट होगा तो फिर समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट प्रोसेस वेट करता है कि उसका चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। अब वो पेरेंट प्रोसेस वेट कर रहा है, उसका चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है, जब चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पेरेंट प्रोसेस दोबारा से रेडी क्यू में आ जाएगा। इस तरह से अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कोई वेट करता है किसी इंटरप्ट का, किसी इवेंट का, ठीक है, और जब वो इंटरप्ट होता है उसके बाद दोबारा वो प्रोसेस रेडी क्यू में आता है। ठीक है, तो ये क्यूइंग डायग्राम इस तरह से फ्लो होता है सिस्टम के अंदर। अब हमारे पास है शेड्यूलर्स, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, ये 3 शेड्यूलर्स हैं हमारे पास। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं, और बेसिकली ये रेडी क्यू में से प्रोसेस सेलेक्ट करता है और उन्हें रनिंग स्टेट में लेके आता है। और जो हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है जिसे हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, तो ये जॉब पूल में से या जॉब क्यू में से प्रोसेस सेलेक्ट करता है और उन्हें रेडी क्यू में लेके आता है। तो मैं इस इमेज में बताता हूँ आपको कि जो आपका है ना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर STM, वो काम कर रहा है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने के लिए। ठीक है, और जो आपका ना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वो यहाँ पे काम कर रहा है यानी इसके जॉब क्यू में से प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके आता है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके बाद अलावा देखें यहाँ पे, अच्छा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स को लेके आएगा रेडी क्यू स्टेट के अंदर तो वो उसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, एंड द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग लोडेड इनटू द रेडी क्यू बाय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोसेस हैं वो आईओ बाउंड प्रोसेस होते हैं और सीपीयू बाउंड प्रोसेस होते हैं। आईओ बाउंड प्रोसेस का मतलब ये है कि वो प्रोसेस आईओ परफॉर्म करने में ज़्यादा टाइम लेता है और कंप्यूटेशंस करने में कम टाइम लेता है, यानी कि उसकी इनपुट आउटपुट बर्स्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है और सीपीयू बर्स्ट शॉर्ट्स होती हैं, थोड़ी होती हैं। इसमें सीपीयू बाउंड प्रोसेस क्या कर रहे हैं कि वो कंप्यूटेशन में ज़्यादा टाइम लेता है, इनपुट आउटपुट करने में बहुत कम टाइम लेता है। ठीक है, यानी कि उसकी सीपीयू बर्स्ट जो होती हैं ज़्यादा होती हैं, लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट होती हैं, आईओ बर्स्ट उसकी शॉर्ट सी आईओ बर्स्ट होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मिड टर्म शेड्यूलर या मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है,
कैन बी एडिड इफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग नीडेड टू डिक्रीज। ठीक है, इट रिमूव्स प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, स्टोर ऑन डिस्क, ब्रिंग बैक इन फ्रॉम डिस्क टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। या समटाइम्स क्या होता है कि जो आपकी मेन मेमोरी है उसकी कैपेसिटी कम होती है और प्रोसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो भी हम क्या करते हैं कि हम उन प्रोसेस को मेमोरी में रखने की बजाय क्या करते हैं कि उन्हें सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज नॉर्मली जो हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपकी डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग है वो डिक्रीज होती है। यानी कि जब आप रैम में कम प्रोसेस लोड करते हैं तो ऑब्वियसली इससे मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री कम हो रही है इससे। ठीक है, अच्छा, मीटअप शेड्यूलर क्या कर रहे हैं कि वो रैम में से जो प्रोसेस सीपीयू से वो निकल रहे हैं उन्हें बजाय इसके कि रैम में वापस लेके आए, उन्हें वो ले जा रहा है सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी स्वैप आउट करवा रहा है। और जब वो दोबारा उस प्रोसेस को रैम में लोड करेगा तो स्वैप इन होगा। तो ये भी एक कंसेप्ट है स्वैपिंग का, कि जब आप मेन मेमोरी से प्रोसेस निकालते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करते हैं तो स्वैप आउट कहलाता है। इस तरह जब आप सेकेंडरी स्टोरेज से प्रोसेस निकालते हैं और मेन मेमोरी में दोबारा लोड करते हैं इसे स्वैप इन कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। फिलहाल के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बाकी स्लाइड्स भी कवर करेंगे।